जस्ट एनका वैस्कुलाइटिस के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो एनका शब्द का अर्थ क्या होता है कि एंटीबॉडी बन रही है किसके अगेंस्ट में, न्यूट्रोफिल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहती है उसके अगेंस्ट में। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो एंजाइम सब रिलीज करता है न्यूट्रोफिल्स, और वो बैक्टीरिया पर एक्ट करता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग करता है। लेकिन जब वैसी एंटीबॉडी जब बन जाती है हमारे शरीर में तो वो न्यूट्रोफिल को कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट कर देती है। जैसे कोई म्यूटेशन हो जाए कुछ सेल में, कैंसर सेल में, और अनावश्यक रूप से प्रोलिफरेट करने लगे, बहुत सारी कैंसर सेल बनने लगे, उसी तरह से अनावश्यक रूप से न्यूट्रोफिल की जो एंजाइम सब है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सब रिलीज करेगी। अब जहाँ लोकल टिश्यू पर रिलीज करेगी वहाँ की टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगी, ब्लड वेसल की वाल में रिलीज कर रही है तो वहाँ की ब्लड वेसल वाल को डैमेज करेगी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करेगी। मान लीजिए वो न्यूट्रोफिल आपकी लंग में अनावश्यक रूप से एक्टिवेट हो गई है तो जो वहाँ की अल्वेलाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उसको डैमेज करेगी। तो ये हो गई आपकी एनका शब्द का अर्थ। अब वेस्कुलाइटिस तो आप सब जानते हैं, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन। तो ये एनका जो है ये टेस्ट हम करते हैं, फ्लोरोसेंस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से टेस्ट करते हैं, और ये एनका हर एक मरीज में पॉजिटिव होगी वो ज़रूरी नहीं है। कुछ मरीज में पॉजिटिव आ सकती है, कुछ मरीज में निगेटिव भी आ सकती है एनका। इसलिए हम ये जो रोग सब है इसको हम क्लिनिकली डायग्नोसिस करते हैं और बायोप्सी करके प्रूव करते हैं। एनका एक सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन मात्र है, समझे। ऑल्दो नाम इज एनका वेस्कुलाइटिस, लेकिन एनका निगेटिव भी आ सकती है, ये समझने की ज़रूरत है आपको। और इस एनका वेस्कुलाइटिस जो अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला कहने का अर्थ इसमें 3 ठो रोग है। फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, सेकेंड है ग्रेनुलोमैटोसिस विथ पोलिएंजाइटिस, तीसरा है यूसिनोफिलिक ग्रेनुलोमैटोसिस विथ पोलिएंजाइटिस। तो पहला वाला जो शब्द है माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, माइक्रोस्कोपिक का अर्थ क्या हो गया है कि स्मॉल वेसल्स सब, कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेनुल्स, वो सब इन्फ्लामेशन करती है। वो मीडियम साइज की वेसल सब जैसे मेजेंट्रिक आर्टरी, रेनल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ये सब इन्फ्लामेशन नहीं करेगी। रेडियल आर्टरी ये सब इन्फ्लामेशन नहीं करेगी। आपकी जो आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेनुल सब है ना स्किन में, वो सब इन्फ्लामेशन करेगी। आपकी ग्लोमेरुलस क्या है, वो भी तो कैपिलरी है ना, तो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन करेगी। पल्मोनरी में क्या है, पल्मोनरी में कैपिलरीज है, उसकी पल्मोनरी कैपिलराइटिस करा देगी। आपकी जो नसा सब है, नर्व फाइबर्स जैसे रेडियल नर्व, इसमें भी आर्टेरियोल सब सप्लाई करती है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, और वो ब्लॉक हो जाएगी, वेस्कुलाइटिस हो जाएगी तो क्या होगी, वो रेडियल नर्व को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगी और रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, कोई भी नर्व, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, मतलब कहने का अर्थ विभिन्न जगहों पर नर्व की इन्फ्लामेशन हुई है, डैमेज हुई है। तो अब ये सब जो है, ये सब फीचर जब मैंने बोला ना आपको, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन, पल्मोनरी कैपिलरीज में इन्फ्लामेशन, स्किन की कैपिलरीज में इन्फ्लामेशन, और एक मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, ये 4 तो जो है ये सब होती है तीनों में। जो आपको मैंने बोला ना, माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस और ग्रेनुलोमैटोसिस विथ पोलेंजाइटिस और यूसिनोफिलिक ग्रेनुलोमैटोसिस विथ पोलेंजाइटिस, ये तीनों प्रकार के रोग में ये चारों कंडीशन होती है, ये ओवरलैप करती है। तो फर्क क्या है ये सब में, तो फर्क देखिए। अब दूसरे में आइए, ग्रेनुलोमैटोसिस विथ पोलेंजाइटिस, नाम में आपको फर्क दिखा रहा है, इसमें कुछ ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन ऑर्गन में भी हो रही है, समझे। तीसरे में क्या है, यूसिनोफिलिक ग्रेनुलोमैटोसिस विथ पोलेंजाइटिस। तो ग्रेनुलोमैटोसिस, जो ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन है, ये 2 और 3 नंबर की है, जो इसमें तो ओवरलैप कर रही है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यूसिनोफिलिया है, समझे। दूसरे नंबर में यूसिनोफिलिया नहीं होते, तीसरे वाला में यूसिनोफिलिया है, ये फर्क है, समझे। तो चलिए अब ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन क्या है, ये एक टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। जब आप सब ने टीबी की पैथोफिजियोलॉजी तो पढ़ी होगी, जो जब हम ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया हमारी लंग में चली जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन करती है तो वहाँ पर ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन होती है, वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और उसकी वजह से कैविटेशन होती है। तो उसी प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है इसमें लंग में भी हो सकती है, आपकी नेजल म्यूकोसा में भी हो सकती है, कार्टिलेज में भी हो सकती है, मिडल ईयर, इनर ईयर, कहीं पर भी हो सकती है, लीवर में हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लंग से। तो लंग में जब वो शुरू में ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लामेशन होगा तो शुरू में आप एक्सरे करेंगे तो आपको नोडुल जैसे दिखेगी, कैंसर जैसे लग सकती है ना। नोडुल हम देखते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि हमें कैंसर रूल आउट करनी पड़ेगी। तो एक डिफरेंशियल आपको क्या रखना है
कि EGPA भी हो सकती है या फिर GPA भी हो सकती है। इसकी वजह से भी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होकर नोडुल जैसे दिख सकती है, और वो लंबी समय से वैसी इन्फ्लामेशन होती रहे तो उसमें न्यूट्रोफिल जो डाइजेस्टिव एंजाइम सब रिलीज करने लगेगी तो क्या करेगी कि वो कैविटेशन बना देगी। आप एक्सरे में देखोगे तो कैविटी लगेगा। हम कैविटी देखते हो तो जनरली क्या सोचते हैं कि TB है, अस्परजिलस है। अब एक डिफरेंशियल क्या रखना पड़ेगा आपको, GPA भी हो सकती है या फिर EGPA भी हो सकती है, क्योंकि इसमें भी कैविटी बनती है, समझे। तो लंग का मैंने आपको बोल दिया, लंग में ऐसे हो सकती है। अब आइए ट्रैकिया में। ट्रैकिया में क्या हो सकती है, आपकी जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस के जो नीचे वाली भाग होती है ट्रैकिया की, उसको सब ग्लोटिस बोलते हैं। वहाँ पर भी एक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको स्टेनोसिस कर देगी, उसके पाइप की नैरोइंग कर देगी, समझे। तो उसको बोलते हैं सब ग्लोटिक स्टेनोसिस। उसके बाद ऊपर आइए, ऊपर नाक में आइए। नाक में क्या हो सकती है, जो यहाँ की कार्टिलेज है, नाक की कार्टिलेज, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होकर डिफॉर्मिटी करा सकती है, जिसको हम सैडल नोज डिफॉर्मिटी बोलते हैं। थेपचा जैसा लगेगा इसको, नाक है यहाँ पर थेपचा हो जाएगा, ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय कर देगा ना। उसके बाद नेजल म्यूकोसा में क्या बना सकती है, घाव बना सकती है, नेजल अल्सर बना सकती है, जिसकी वजह से आपकी नेजल डिस्चार्ज, राइनोरिया हो सकती है। अब मुख में देखोगे तो ओरल अल्सर करा सकती है। उसके अलावा कान में देखोगे तो यहाँ की जो कार्टिलेज है इसको इन्फ्लेम करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिडिल ईयर में देखोगे तो वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन कर देगी और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करा सकती है। ओटाइटिस मीडिया हो सकती है, कान से पानी जाना जिसको ओटोरिया बोलते हैं वैसी आ सकती है। उसके बाद इनर ईयर में आपकी जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करा सकती है, वहाँ पर तो नर्व होती है, वो उसको डैमेज कर देगी। हेयर सेल सब होता है ना वो साउंड पिकअप करने के लिए, तो उस सब को भी डैमेज करके वहाँ पर भी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन करा देगा। तो मैंने ईयर बोला, उसके बाद नोज बोला, उसके बाद थ्रोट बोला, तो मतलब ENT ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो सकती है। अब आँख में आइए, आँख में क्या हो सकती है, आँख में भी वो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसके वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्क्लेराइटिस हो सकती है, यूवियाइटिस हो सकती है। उसके बाद आँख के जो पीछे वाले भाग है वहाँ पर फैटी टिश्यू सब रहता है, फाइब्रोब्लास्ट रहता है, वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन करेगा तो नोडुल सब बना देगा, तो आँख को बाहर धकेल देगा, तो प्रोक्टोसिस हो जाएगा, आँख से बाहर चली आएगी, समझे। तो आई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ईयर हो सकती है, नोज हो सकती है, थ्रोट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, समझे। और जो ये तीसरी है यूएसिनोफिलिक ग्रेनुलोमैटोसिस विद पोलियंजाइटिस, इसमें भी वो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन तो हो ही गई, और इसके अलावा क्या होती है, यूएसिनोफिलिया होती है, और उसके बाद छाला की एलर्जी हो सकती है, आस्थमा हो सकती है, ऐसी पिक्चर आ सकती है। और जब आप यूएसिनोफिल देखते हो, ब्लड में यूएसिनोफिल बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको दिमाग में ये दोनों तो नहीं आएगा। यूएसिनोफिल तो यही में होता है ना, यूएसिनोफिल ज़्यादा बढ़ना, इसी प्रकार की वैस्कुलाइटिस में होती है। तो आप